हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल एसजीएस बोर्ड एग्जाम पर आप सभी प्यारे प्यारे भाई और बहनों का स्वागत है। तो आज हम व्याकरण का क्लास लेके आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। हम बता देना चाहते हैं कि हिंदी के साथ साथ व्याकरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, चाहे वो इंटर बोर्ड के एग्जाम में जो है फाइनल जो एग्जाम होता है 12th का, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है व्याकरण। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा होगा या कोई छात्र ये सोच रहा होगा कि हम व्याकरण नहीं पढ़े और हम व्याकरण ना पढ़ के हम अच्छा स्कोर कर ले हिंदी में, तो ये संभव नहीं है। ये संभव है ही नहीं कि कोई बच्चा व्याकरण ना पढ़े और हिंदी में अच्छा स्कोर कर ले। हिंदी में अगर अच्छा स्कोर करना है तो एकमात्र ही साधन है व्याकरण को पढ़ना ही होगा आप सभी को, तब आप हिंदी में अच्छा से अच्छा बेहतरीन मार्क्स को उठा सकते हैं। तो उसी मार्क्स को उठाने के लिए हम आप सभी भाई बहनों का जो है सहयोग करने के लिए आए हैं और उसमें में व्याकरण का क्लास लेके आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में। अपने क्लास को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम यहाँ पर पढ़ेंगे वर्ण सबसे पहले। तो वर्ण से भी पहले हम लिख लेते हैं कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं ना। तो सर पहले व्याकरण समझा दीजिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर किसी भी बुक को स्टार्ट करने से पहले सर हम उसके बारे में कुछ जान ले तो हमें बेहतर होगा। तो चलिए हम व्याकरण को पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम व्याकरण के अंदर टॉपिक में जाएंगे। तो व्याकरण क्या होता है सर? तो व्याकरण देखो कितना आसान है, बस आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। व्याकरण का मतलब क्या कि जो हम लिख पा रहे हैं शुद्ध शुद्ध, जो हम शुद्ध शुद्ध पढ़ रहे हैं, जो हम शुद्ध शुद्ध लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, या क्या होता है कि लिखना पढ़ना, ये सब क्या है व्याकरण की मदद से हम सीख पा रहे हैं। तो यह हम शुद्ध शुद्ध जो बोल पा रहे हैं, तो किसकी मदद से हम बोल पा रहे हैं? तो व्याकरण ही ऐसा एक चीज है जिसकी मदद से हमारा हिंदी, यानी हम हिंदी में शुद्ध शुद्ध लिख पा रहे हैं, शुद्ध शुद्ध बोल पा रहे हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ पा रहे हैं, तो ये व्याकरण का योगदान है। तो व्याकरण क्या है सर? व्याकरण हिंदी ज्ञान की एक शाखा होती है। क्यों? क्योंकि शाखा होती है ना, ये हमें शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना सिखाती है। तो व्याकरण जो होती है वो हिंदी ज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। हमारा यही एक पर्पस रहेगा कि हम सबसे पहले आप लोगों को समझाएंगे और समझाने के बाद इस बोर्ड पर डेफिनेशन को लिख देंगे अपने भाषा में, और आप लोगों को भी है समझ लेना है, बिल्कुल अपने भाषा में भी आप लोग भी है इस आंसर को लिख सकते हैं। मतलब क्या कि हिंदी व्याकरण में क्या होता है, ये हिंदी व्याकरण क्या करता है कि हमें शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है और बोलना सिखाता है, यही हिंदी व्याकरण का। तो चलिए हम लिखते हैं हिंदी व्याकरण क्या होता है। तो हिंदी व्याकरण का डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो लिखो हिंदी व्याकरण, अब हम इसका आंसर लिख रहे हैं। हिंदी व्याकरण, बस आप लोग लिखते जाए, हिंदी व्याकरण ज्ञान की वह शाखा है, लिखते जाओ, ज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत शुद्ध शुद्ध जिसके अंतर्गत शुद्ध शुद्ध जिसके अंतर्गत शुद्ध शुद्ध लिखना, बस आप लोग सुनते जाए और लिखते जाए, शुद्ध शुद्ध लिखना, कॉमा शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना पढ़ना और बोलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, तो उसी को कहते हैं हिंदी व्याकरण, सीखते हैं। तो हिंदी व्याकरण क्या है? जिसके अंतर्गत हम शुद्ध शुद्ध लिख पाते हैं या शुद्ध शुद्ध बोल पाते हैं या शुद्ध शुद्ध पढ़ पाते हैं, उसी को हम कहते हैं हिंदी व्याकरण। अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ दोस्तों कि हिंदी व्याकरण होता क्या है, तो आप उसे ये बताइएगा सर कि हम
जो शुद्ध शुद्ध लिख पा रहे हैं, जो शुद्ध शुद्ध बोल पा रहे हैं, जो शुद्ध शुद्ध पढ़ पा रहे हैं, तो वो किसकी मदद से, तो हम वो जो कर पा रहे हैं बिल्कुल व्याकरण की मदद से कर पा रहे हैं। किसकी मदद से, तो व्याकरण की मदद से। सिंपल भाषा में हम समझ गए। तो अब हम समझेंगे आगे कि व्याकरण को हम समझ लिए, तो व्याकरण के बाद क्या समझेंगे, हमारा मेन टॉपिक होगा वर्ण। व्याकरण में हम क्या समझेंगे, वर्ण समझेंगे आज। अब आज की क्लास में हम वर्ण को परिभाषित करेंगे। अब हम लिखते हैं सर वर्ण क्या होता है। देखो कितना अच्छा से समझेंगे वर्ण। अब सर इसको समझेंगे वर्ण क्या होता है। समझो, पहले हमारा पर्पस रहेगा समझाने का, और आप लोगों को भी बिल्कुल समझना है, वही कॉन्सेंट्रेट हम लोगों को समझना है। और आप लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट बना के रखिए, सुनते रहिए मेरी आवाजों को। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आसान से आसान सरल शब्दों में हम समझाने का कोशिश करेंगे और आप लोगों को पक्का समझ में आएगा। ठीक है, वर्ण क्या होता है सर, तो वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका मतलब यह हुआ कि अब वर्ण को और अधिक हम ब्रेक नहीं कर सकते, यानी तोड़ नहीं सकते, खंडित नहीं कर सकते वर्ण को। तो वर्ण मतलब क्या, वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी हम यहां पर लिखेंगे वर्ण कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, वर्ण कहलाती है। तो बस इतने लिखना है, कहलाती है। अगर कोई आपसे पूछे कि बच्चा वर्ण क्या होता है, वर्ण के बारे में हमें समझाओ, तो आप बोलिएगा कि वर्ण उसे कहते हैं, मतलब वर्ण जो है हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो आप लोग क्लिक कीजिएगा सर उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई का मतलब यह हुआ कि अब वर्ण को और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, ये सबसे छोटा इकाई है। सबसे क्या है, सबसे छोटा इकाई है। तो इसलिए हम कह देंगे कि वर्ण की यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भी समझ गए। अब यहाँ पर एक नोट करके लिखना है दोस्तों, कि टोटल नोट करके लिखना है, नोट करके लिखना है कि हिंदी में, हिंदी व्याकरण में लिखो, हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, कुल वर्णों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल वर्णों की संख्या पूछ लिया जाता है, क्या चीज, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो कुल वर्णों की संख्या जो होती है वो होती है 52। याद रखना 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसको मान लो। एग्जाम में पूछा जाएगा कि हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी, तो आप लोग क्या क्लिक कीजिएगा, टोटल 52 होती है। कितने होते हैं, 52 होती है। अब हम वर्ण पढ़ लिए। अब हम वर्ण के प्रकार जानते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हम धीरे धीरे इसके अंदर घुसते जाएंगे, डीप में जाते जाएंगे, और हम डीप में जाके समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, सरल शब्दों में हम समझने का कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि सर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। अब हम वर्ण के प्रकार को हम क्लासिफाई करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो वर्णों के प्रकार लिखेंगे कि वर्णों के क्या लिखेंगे, वर्णों के प्रकार लिखेंगे। तो वर्णों के प्रकार लिखेंगे, ये जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देखो हम इस प्रकार से लिख दिए, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। अब सर कौन कौन होते हैं वर्ण के 2 प्रकार, तो हम वर्ण के 2 प्रकार जो लिखेंगे वो नंबर 1 में आता है स्वर वर्ण। क्या आता है, स्वर वर्ण आता है। तो स्वर वर्ण आता है। और नंबर 2 में क्या आता है सर, तो ये आता है व्यंजन वर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है व्यंजन वर्ण। अब देखो, अब हम धीरे धीरे से और इसको जो है समझते चले जाएंगे। तो हम समझ लिए कि सर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण होते हैं और एक व्यंजन वर्ण होते हैं।
ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ये हम उम्मीद करते हैं। तो इसी प्रकार से हम आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझाते चले जाएंगे। तो अब हम आगे देखते हैं, इसको समझते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है। तो स्वर्ण वर्ण को हम समझते हैं। स्वर्ण वर्ण क्या होता है दोस्तों, ये देखो, अब हम एक नंबर देके स्वर वर्ण को समझते हैं। क्या समझते हैं? स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या होता है उसको हम समझेंगे। स्वर्ण वर्ण का मतलब क्या है? स्वर्ण वर्ण का मतलब क्या है कि ये स्वर जो होती है वो बिल्कुल स्वतंत्र वर्ण होती है। मतलब ऐसा वर्ण जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, किसी दूसरे वर्ण पर डिपेंड ना हो, किसी दूसरे वर्ण पर आश्रित ना हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो, सिंगल हो, अकेला हो, जिसके उच्चारण में यानी स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों का सहयोग नहीं होना चाहिए, किसी अन्य वर्णों का सहयोग नहीं होना चाहिए, तो उसी को हम कहते हैं स्वर वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र हो और जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं हो, किसी अन्य वर्णों के सहयोग में हम उसको नहीं बताते। तो स्वर्ण वर्ण का मतलब क्या हुआ? सिंपल अगर देखा जाए तो स्वर्ण वर्ण किसको लिख सकते हैं? तो स्वर्ण वर्ण का मतलब क्या हुआ समझो। स्वर्ण वर्ण का मतलब हुआ कि वैसा वर्ण, आप लोग डिफिनेशन लिखते जाए, वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में लिखते जाए, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगे, जिसके उच्चारण में क्या लगे, जिसके उच्चारण में अगर देखा जाए तो उच्चारण में जो है किसी अन्य वर्णों की जरूरत नहीं होती है, किसी अन्य वर्ण की, किसी अन्य वर्णों की जरूरत नहीं होती है। क्या होता है? तो किसी अन्य वर्णों की जरूरत नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है, किसी अन्य वर्णों की जरूरत नहीं होती। अब उसी प्रकार से हम समझेंगे, ये जैसे समझ लिए, मतलब इसका ये हुआ कि स्वर्ण वर्ण क्या होता है। स्वर्ण वर्ण का मतलब यह हुआ कि ये वर्ण बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य वर्णों की जरूरत इसमें नहीं होती, किसी अन्य वर्णों की जरूरत इसमें नहीं होती। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल को हम समझेंगे। एग्जाम्पल में जैसे देखो, एग्जाम्पल का मतलब क्या हो गया। अब एग्जाम्पल हो गया, जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या हो गया, तो एग्जाम्पल में जैसे आ जाता है अ, ये सब स्वर वर्ण होते हैं, अ हो जाते हैं, आ हो जाते हैं, हर्ष ई, दीर्घ ई, तो ये सब हो जाते हैं। अब हर्ष उ हो जाते हैं, दीर्घ उ हो जाते हैं, री आ जाते हैं, ए और ए हो जाते हैं। फिर उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ओ भी हो जाते हैं और औ भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लिए कि स्वर वर्ण का मतलब क्या, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की जरूरत नहीं होती है, किसी अन्य वर्णों का सहयोग नहीं होता, उसी को हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर्ण वर्ण कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है सवाल कि सर ये बताइए कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो अभी हम गिन के बताएं स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो स्वर वर्ण जो टोटल जो होते हैं वो नंबर ऑफ स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो यानी टोटल जो स्वर वर्ण होते हैं, तो पूछा जाएगा कि यहाँ पर पूछा जाएगा, स्टार में लिख देते हैं स्वर, स्वर वर्णों की संख्या। अब स्वर वर्णों की संख्या पूछा जाता है, तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ये आप लोग याद रखेंगे कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो स्वर वर्णों की संख्या टोटल 11 होती है। अब हम स्वर्ण वर्ण के बारे में जान चुके हैं। अब स्वर्ण वर्ण क्या होता है ये हम समझ गए। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में इसे उतार लें, क्योंकि ये हिंदी में आप लोग का बहुत अच्छा मदद करने वाला है। ये व्याकरण हिंदी में आपका स्कोर बढ़ाने वाला है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके जो है इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, अब हम आगे इसमें समझेंगे आगे क्या होता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या पढ़ना है। अभी हम स्वर वर्ण के बारे में डिफाइन किए हैं, अब स्वर्ण वर्ण के अंदर और जाना है, डीप में जाके पढ़ना है, ताकि हमारा एग्जाम में जो सवाल बनता है वो एक भी ना छूटे, सारा सवाल यहीं से बन जाए।
तो इसलिए हम जितना हो सकता है यानी डीप में जाके पढ़ने का कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे लेकिन अच्छी तरह से हम पढ़ लेंगे ताकि हिंदी व्याकरण में दिक्कत ना हो, आगे हमारा 11th का भी काम हो जाए। और जो बच्चा 11th के हैं वो तो आराम से इस वीडियो को देखते ही, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे थे, स्वर वर्ण पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ से देखेंगे कि स्वर वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? स्वर वर्ण ये भी दो प्रकार के होते हैं। देखो असल इसमें देखो, तो इसके प्रकार, स्वर वर्ण के प्रकार। अब देखो स्वर वर्ण के प्रकार, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो आप पूछेंगे सर कौन कौन होते हैं दो प्रकार के, तो हम एक बोलेंगे कि स्वर वर्ण एक होता है मूल स्वर या उसी कहते हैं हर्ष स्वर, और दूसरा नंबर पर होता है दीर्घ स्वर। तो कौन कौन होते हैं? एक होते हैं मूल स्वर, तो आप लोग लिखते जाए। एक होता है मूल स्वर, मूल स्वर या इसी को हम कहते हैं हर्ष स्वर। क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। एक मूल स्वर और एक होता है हर्ष स्वर, उसी को कहते हैं हर्ष स्वर। और दूसरे नंबर पे जो आता है इसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखो दीर्घ स्वर हम दो तरीके से समझ लिए कि स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। एक मूल स्वर जिसको कहते हैं हर्ष स्वर और दूसरे नंबर पे आता है दीर्घ स्वर। तो चलिए अब हम इसके अंदर भी जाके समझते हैं कि सर ये मूल स्वर क्या होता है, यानी हर्ष स्वर किसे कहते हैं। तो हर्ष स्वर यहाँ पर नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि हर्ष का मतलब ये होता है कम समय। हर्ष का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझो हर्ष स्वर या इसे कहते हैं मूल स्वर। बस आप लोग समझते जाइए, मूल स्वर हो गया, मूल स्वर या इसे कहते हैं हर्ष स्वर। क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। तो हर्ष स्वर का मतलब क्या, इसको देखो, इसको यहाँ पर शब्दों से ही लग रहा है कि जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो। हर्ष का मतलब ये होता है कम, तो जिसके उच्चारण में अगर हम जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वैसा वर्ण या वैसा स्वर लिखो, वैसा स्वर आप लोग लिखते जाए, वैसा स्वर जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय, जिसके उच्चारण में कम समय क्या हो लगता है, हो, जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो उसे कहते हैं हम मूल स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। देखो कितना सरल भाषा में लिख दिया, हर्ष स्वर कहते हैं। तो बस आप लोग ऐसे ही समझते जाए, बहुत अच्छे से समझते जाए, और हम उतना ही अच्छा से समझाने का कोशिश करेंगे आप लोगों को, ठीक है। हम भी समझाने का कोशिश करेंगे, बस आप लोग समझे और सबसे ज्यादा ध्यान रखें समझने पर। रटना रटाना इसमें नहीं होता है। व्याकरण में हम पहले ही बता देते हैं कि इसमें कोई भी चीज रटने वाला नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, और हम सारा कॉन्सेप्ट को सिखाने का आप लोगों को कोशिश करते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट हम जो है अपने जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी भाई है, जितनी भी बहन है, सब आसान तरीके से इसको समझ लो। तो हर्ष स्वर या निम्न स्वर क्या होता है, मूल स्वर जिसको कहते हैं, इसका मतलब यह हो गया कि जो हम वर्ण का उच्चारण करते हैं या जिस वर्ण को हम मुंह से बोलते हैं उसके उच्चारण में कम से कम समय लगता हो, जिसकी मात्रा कम हो, मात्रा जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए, जिसकी मात्रा कम हो, जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगे, उसी को हम मूल स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका एग्जांपल देखो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हम डिफिनेशन से एग्जांपल लिखते हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, वैसे तो एग्जाम में एग्जांपल से ही सवाल आता है। अब एग्जांपल क्या होगी, जैसे अ हो गया, इसका उच्चारण में कम समय लगता है, अ हो गया, हर्षई हो गया, फिर उसके बाद री हो गया ना, री हो गया, अ हर्षई री और उ हो गया हर्षो। तो ये चार होते हैं। तो यहाँ पर ये संख्या लिख लो कि पूछा जाएगा कि मूल स्वर या हर्ष स्वर कौन कौन होते हैं। तो मूल स्वर या हर्ष स्वर देखो, अ, री, ए, री, उ। तो ये सब जो हम पढ़ते हैं, अ हो गया, हर्षई, री, हर्षौ, तो ये सब पढ़ते हैं, तो इसकी मात्रा छोटी है। क्या है?
मात्रा छोटी है और इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मूल स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, मूल स्वर या हम हर्ष स्वर कहते हैं इसको। अब देखो इसमें पूछ लिया जाएगा, तो एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा कि अ है, अ निम्न में से क्या है, मूल स्वर है, दीर्घ स्वर है, तो उसमें क्या करना है आपको, क्लिक करना है कि अ जो है वो मूल स्वर, अ क्या है, मूल स्वर है। फिर एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि मूल स्वर या हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को देखो हम लिख दिए हैं ये 4 संख्या होती है, 1 2 3 और इस प्रकार से ये 4 संख्या होती है। मूल स्वर या हर्ष स्वरों की संख्या 4 होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, दूसरा नंबर में आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब ही होता है जिसका मात्रा को खींच कर पढ़ा जाए। दीर्घ का मतलब जो लंबा समय लगे, जिसके उच्चारण में ज्यादा से ज्यादा समय लगे, तो उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। नाम से ही बिल्कुल डिफाइन है। तो दीर्घ स्वर का मतलब देख लो क्या होता है। अब देखो दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर का क्या होता है, दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है समझ लो। दीर्घ स्वर का मतलब ये हो गया कि वैसा स्वर, वैसा स्वर, बस नाम से ही हम लिख रहे हैं, वैसा स्वर जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में क्या लगे, अधिक समय लगे या ज्यादा से ज्यादा समय लगे, जिसके उच्चारण में अधिक समय, अधिक समय लगे या अधिक समय लगता हो। तो देखो यानी वैसा स्वर, वैसा स्वर जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम दोस्तों दीर्घ स्वर। क्या कहेंगे दोस्तों, उसको कहेंगे दीर्घ स्वर। अब हम समझ सकते हैं कि दीर्घ स्वर भी आप लोग समझ गए। दीर्घ स्वर कहते हैं मतलब क्या, जिसका मात्रा को हम खींच के पढ़ते हैं, यानी जो बड़ी मात्रा होती है उसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जब बड़ी मात्रा होगी तो उसमें हमारा समय भी ज्यादा लगेगा। जब हम खींच के पढ़ेंगे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, मतलब हम खींच के पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, हमारा मात्रा खिंचा रहा है, और खिंचा रहा है तो उसमें समय भी ज्यादा लग रहा है। तो जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता हो उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा दीर्घ स्वर का मतलब क्या होगी। तो हम इसमें एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे तो दीर्घ स्वर देखो हम सबका संख्या में लिखते जाएंगे। दीर्घ स्वर देखो जैसे में देखो आ हो गया, दीर्घ ई हो गया, दुर्ग उ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, फिर ओ हो गया, और यहाँ पर देखो औ हो गया। तो ये सब जो है वो दीर्घ स्वर, ये सब क्या है, तो ये सब दीर्घ स्वर है दोस्तों। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से दीर्घ स्वर का पहचान करें या दीर्घ स्वर को बताए, तो इन्हीं सातों में से आपको कोई एक बताना है। इन्हीं सातों में से कोई एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, और इन्हीं सातों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा तो क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग दीर्घ स्वर को भी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें क्या पढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं कि आज हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लासें नहीं लेना है, धीरे धीरे समझाना है, लेकिन बेस्ट समझाना है, अच्छे से समझाना है। और आप लोग बिल्कुल इसे एज ए टीज ऐसे उतार के अपने कॉपी में नोट कर ले, ताकि उसे 5 से 10 मिनट में रिवाइज करते रहे। जब आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका ये जितना जो हम सिखाए हैं वो पूरा आपका हो जाएगा, जितना भी आप समझे होंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना हम आसान भाषा में, सरल भाषा में सिखा रहे हैं, जिससे हमारे जितने भी बच्चे, जितने भी छात्र देख रहे हैं, जितने भी भाई देख रहे हैं, जितने भी मित्रगण देख रहे हैं, सभी को समझ में आ गया होगा आसानी से। और ये व्याकरण केवल 10वीं के बच्चे के लिए नहीं है, व्याकरण 10वां पढ़े, इंटर पढ़े, और आगे व्याकरण हर स्टेज पे बच्चों को काम देता है। हर जगह व्याकरण जो है, व्याकरण का अपने आप में एक मौजूद होता है, एक इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, बिल्कुल ऐसे उतारते चले, और आपको भी व्याकरण की क्लास से इसी तरह बिल्कुल शानदार तरीके से हम पढ़ाते चले जाएंगे और व्याकरण को
खत्म करेंगे। ठीक है, आपका एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा व्याकरण से, ये हम पक्का उम्मीद करते हैं। जैसे हम समझा रहे हैं आप लोग समझते जाए और ऐसे कॉपी में नोट करते जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया और जय हिंद।